राधे राधे एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑन द टॉपिक लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। और इस पार्ट में हम मल्टीप्लिकेशन लॉ करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या होता है। लास्ट चैप्टर में हमने किया था कि एडिशन लॉ किसको बोलते हैं। सो एडिशन लॉ वो होता है जब हमें दो इवेंट्स में से किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि आइदर ऑफ द केसेस आइदर ए इवेंट और बी अकर। ठीक है, तो अगर हमें दोनों में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आइदर ए और बी तो हम एडिशन लॉ या एडिशन लॉ यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें दोनों केसेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो बोथ ए एंड बी, जब बोथ ए एंड बी का केस आ जाता है तो वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज़ करते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन लॉ इन प्रोबेबिलिटी अप्लाइज टू कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स व्हेन द इवेंट्स हैव टू अकर टुगेदर देन वी मेक यूज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लॉ। वही कि हमें अगर ए और बी बोथ साइमल्टेनियसली अकरिंग निकालनी है कि दोनों के दोनों इकट्ठे अकर किए हैं तो वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज़ करते हैं। सो वहाँ पे एडिशन लॉ में भी हमने दो केसेस किए थे, एडिशन लॉ अंडर इंडिपेंडेंट केसेस और एडिशन लॉ अंडर इंडिपेंडेंट केसेस। तो यहाँ पे भी दो केसेस बनेंगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स के, वेदर द इवेंट्स आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ये मल्टीप्लिकेशन लॉ जो है वो इन पे डिपेंड करेगा कि अगर डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो कैसा फॉर्मूला लगना चाहिए और इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो कैसा फॉर्मूला लगना चाहिए। सो इंडिपेंडेंट इवेंट हमने डिस्कस किया था। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होंगे? ऐसे इवेंट्स जिनका एक का इफेक्ट दूसरे पे ना पड़े, जो एक की हैपनिंग जो है वो दूसरे को इफेक्ट ना करे। ऐसे केसेस जो इंडिपेंडेंट होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगी। और डिपेंडेंट केसेस ऐसे होंगे जिसका एक की अकरिंग जो है एक की अकरेंस दूसरे पे डिपेंड करेगी, तो ऐसे केसेस डिपेंडेंट इवेंट होंगे। So events are said to be independent only when the occurrence of one event does not change the probability of occurrence of any other event in it. The given events are said to be dependent when the occurrence of one event changes the probability of occurrence of any other event. So independent के केस में when the events are independent, the multiplication rule क्या state करेगा? The probability of occurrence of two given events, or in other words the probability of intersection of two given events is equal to the product obtained by finding the product of probability of occurrence of both the events. It means कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट हैं कि एक की प्रोबेबिलिटी जो है वो बी को इफेक्ट नहीं कर रही, एक की हैपनिंग जो है वो बी को इफेक्ट नहीं कर रही, तो उस केस में हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन लॉ इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, दोनों की बोथ ए एंड बी निकालना है हमको, तो ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करते हैं। अगर हमें आइदर ए और बी निकालना है तो यूनियन से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा? ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए की प्रोबेबिलिटी अलग से इंटू में बी की प्रोबेबिलिटी अलग से। दिस रूल इज एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस, दैट इज व्हेन द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। In case we have dependent events, we have to be very careful in determining the probability of second event after the first occurrence of first event. मीन्स क्या हो गया? दोनों मल्टीप्लिकेशन लॉ जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट केसेस में चलेगा इसी हिसाब से, लेकिन डिपेंडेंट में क्या हो जाएगा? हमें ए अगर हैपन हो चुका है तो हमें बी की प्रोबेबिलिटी उस हिसाब से निकालनी है कि अगर ए अकर कर चुका है फिर बी की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? When the events are dependent, in such case multiplication rule is modified as, उसको चेंज करके क्या बना दिया हमने? probability of a and b is equal to probability of a intersection b is equal to probability of a into probability of b given a। यहाँ पे कंडीशनल probability को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट है, a पे डिपेंड करेगा वो। सो अगर a हो चुका है तो b की हमें probability निकालनी है। So here probability of B given A is the probability of occurrence of the second event B when the first event A has already occurred. तो अगर A इवेंट पहले से अकर कर चुका है तो B के होने की probability या चांसेस कितने हैं तो वो हमें इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर बाई चांस किसी केस में हमारे पास A इंटरसेक्शन B निकालने को पूछ लिया लेकिन वहाँ पे क्या दे दिया? B ऑलरेडी हैपन दे दिया है, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा probability of B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अगर बी पहले हो चुका है तो ए गिवन बी आएगा,
अगर ए पहले अकर कर चुका है तो बी गिवन ए आएगा. So probability of A given B is the probability of occurrence of the first event A when the second event B has already occurred. So let us see an example to understand this. We have two events of drawing two candies from a box one by one but with replacement. ठीक है. So it is clear that the given events are completely independent and thus we can multiply the probabilities of the given two events for finding out the probabilities of combined events. तो हमारे पास क्या है, अब एग्जाम्पल के साथ हेल्प करते हैं. हम एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं क्या कि अगर हमारे पास एक बॉक्स में से दो कैंडीज़ हमें निकालनी है और दो कैंडीज़ हमने निकाली हैं और एक के बाद एक वन बाय वन निकाली है विद रिप्लेसमेंट. विद रिप्लेसमेंट इन द सेंस क्या हो गया कि जो फर्स्ट निकाली हमने उसको वापस डाल दिया, कलर वगैरह देख के उसका वापस डाल दिया. विद रिप्लेसमेंट मतलब उसको वापस डाल रहे हैं हम उसमें से. ठीक है, मतलब जितनी थी उतनी. अब जैसे एक बॉक्स में 5 कैंडीज़ थी, मैंने एक निकाली, निकाल के उसको वापस डाल दिया तो 5 की 5 कैंडीज़ ही रही हमारे पास. ठीक है, तो इट इज़ क्लियर दैट हेयर द गिवन इवेंट्स आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि हर एक की प्रॉबिलिटी, अब 5 कैंडीज़ हैं उसमें से एक कैंडी आने की प्रॉबिलिटी कितनी होगी 1/5, दूसरी कैंडी आने की प्रॉबिलिटी कितनी होगी 1/5, तीसरी आने की 1/5. तो सबकी प्रॉबिलिटी सेम है, सारे इंडिपेंडेंट हैं आपस में क्योंकि एक कैंडी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही. ठीक है, सो दस वी कैन मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द गिवन टू इवेंट्स फॉर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट. अगर दो कैंडीज हमने निकालनी है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, मतलब फर्स्ट कैंडी मल्टीप्लाई सेकेंड कैंडी. ठीक है, लेकिन अब नाउ सपोज दैट द कैंडीज आर टेकन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट पुटिंग द फर्स्ट वन बैक. अब हमने क्या किया सेकेंड केस में कि दो कैंडीज हमने निकाली थी, फर्स्ट निकाली उसको बाहर रख दिया, उसको उसमें मिक्स नहीं किया दोबारा से. ठीक है, फिर सेकेंड निकाली. अब यहाँ पे इस केस में फर्स्ट आने 5 कैंडीज थी उस बॉक्स में, उसमें से हमने फर्स्ट निकाली, फर्स्ट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/5. ठीक है, अब 1/5 होगी, उस 5 कैंडीज थी उसमें से एक निकल गई तो उसमें अब कितनी बची 4. तो अब सेकेंड कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4 क्योंकि 4 कैंडी रह गई हैं उसमें और सेकेंड वाली फिर उसमें से निकाल रहे हैं हम. ठीक है, फिर सेकेंड वाली भी. तो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जब हम किसी बॉक्स में से किसी बॉल को या कोई भी ऑब्जेक्ट को निकाल रहे हैं विदाउट में हम उसको दोबारा से उस बॉक्स में नहीं डालते. ठीक है, विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जो हम कैंडी निकाल रहे हैं उसको हम वापस से उसी बॉक्स में डाल देते हैं. तो विद रिप्लेसमेंट में जो हमारे नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में एक एक लेस होता रहता है. नंबर ऑफ केसेस जो है वो एक एक लेस होते रहते हैं. सो इंडिपेंडेंट केसेस कौन से होंगे? जब विद रिप्लेसमेंट का केस होगा. विद रिप्लेसमेंट के केस में हमारे इंडिपेंडेंट केसेस होते हैं और जब हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो वहाँ पे डिपेंडेंट केसेस बनते हैं. सो इट इज़ क्लियर दैट द इवेंट्स आर डिपेंडेंट एंड दस वी नीड टू फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द कंबाइंड इवेंट. तो एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं इसको. एन अर्न कंटेन्स 6 रेड मार्बल्स एंड 4 ब्लैक मार्बल्स. 2 marbles are drawn without replacement from the urn. What is the probability that both of the marbles are black? तो हमें बताना है कि अब एक बैग में से, एक अर्न में से 10 मार्बल्स थे, 10 में से हमने 2 निकाले हैं, 1 by 1 निकाले हैं और साथ में विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो हमने एक निकाल लिया उसको साइड में रख दिया, उसको उसमें मिक्स दोबारा से नहीं किया. सो ए इवेंट और बी इवेंट लेके चलेंगे. सबसे पहले हम ए इवेंट ले लिया कि द इवेंट दैट द फर्स्ट मार्बल इज ब्लैक, क्योंकि हमें दोनों ब्लैक चाहिए. तो बी इवेंट भी हम क्या लेंगे कि द इवेंट दैट द सेकेंड मार्बल इज ब्लैक. ए में हमने लिया कि फर्स्ट मार्बल जो निकल के आया वो ब्लैक है, बी इवेंट हमने ले लिया जो सेकेंड मार्बल आया वो भी ब्लैक है. सो वी नो दैट द फॉलोइंग इन द बिगनिंग देर आर 10 मार्बल्स इन द अर्न. अभी टोटल हमारे पास 10 मार्बल्स हैं, 4 ऑफ विच आर ब्लैक. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए की आने की प्रॉबिलिटी, मतलब ब्लैक मार्बल, फर्स्ट वाला मार्बल जो है वो ब्लैक है, उसके आने की प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/10. अब हमने ये सिलेक्शन कर लिया, फर्स्ट मार्बल निकाल लिया. अब ये कहता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो फर्स्ट वाला निकाल के हमने साइड में रख दिया, उसको हमने उसमें मिक्स नहीं किया. तो अब टोटल हमारे पास पहले कितने थे 10 थे, अब कितने रह गए 9. तो आफ्टर द फर्स्ट सिलेक्शन देर आर 9 मार्बल्स इन द अर्न.
3 ऑफ विच आर ब्लैक। अब एक तो ब्लैक निकल ही चुका है, तो 3 अब रह गए हैं जो हमारे पास ब्लैक मार्बल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या निकलेगी, बी गिवन ए, क्योंकि ए अकर कर चुका है, फिर हमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उस केस में 3/9 हो जाएगा। एज द इवेंट्स आर डिपेंडेंट, क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो ए क्या हो जाएगा 4/10, बी की प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए कितना हो जाएगा 3/9। तो इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो 12/90, इसको सॉल्व आउट करके 0.133 हो जाएगा। तो ये इसका इस तरीके से निकालेंगे। तो अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हम फर्स्ट वाली सिलेक्शन कर रहे हैं उसको साइड में रखना है, उसको उसमें मिक्स नहीं करना, मतलब एक एक केस लेस होता रहेगा उसमें। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 3 पिंक कैंडीज एंड 7 ग्रीन कैंडीज। 2 कैंडीज आर टेकन आउट फ्रॉम द बैग विद रिप्लेसमेंट। अब विद रिप्लेसमेंट आया है एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द कैंडीज आर पिंक। तो अब हमें निकालनी है कि बोथ द कैंडीज आर पिंक। तो अब हमें इवेंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो ए इवेंट हमारा हो गया कि इवेंट दैट द फर्स्ट कैंडी इज पिंक। बी इवेंट हमने ले लिया कि द इवेंट दैट सेकेंड कैंडी इज पिंक। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने विद रिप्लेसमेंट किया है, मतलब जो हमने फर्स्ट कैंडी निकाली है उसको वापस से दोबारा उसी बॉक्स में डाल दिया। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस सेम रहेंगे, क्योंकि हम जो कैंडी निकाल रहे हैं उसको वापस से उसी में बैग में डाली जा रहे हैं। तो उस कैंडी का जो है वो दूसरों पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इंडिपेंडेंट केसेस हैं यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पिंक फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल यहाँ पे कितने हो गए, 3 पिंक के फेवर में है, अपॉन में टोटल केसेस कितने हैं 10, तो 3/10 हो जाएगा। सो सिंस द कैंडीज आर टेकन आउट विद रिप्लेसमेंट, तो विद रिप्लेसमेंट से हमने कैंडीज को सिलेक्ट किया है, मतलब जो हम निकाल रहे हैं वही हम वापस बैग में डाल रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट गिवन ए इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी मतलब द सेकेंड कैंडी इज पिंक। अब सेकेंड कैंडी इज पिंक क्या हो जाएगा 3/10, क्योंकि वो विद रिप्लेसमेंट है। तो कैंडीज तो 3 पिंक जो है वो 3 की 3 ही रहेंगी और टोटल भी 10 की 10 ही रहेंगी, तो 3/10। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ लगा के हमें क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हम ए और बी की प्रोबेबिलिटीज़ को, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। सो ए की प्रोबेबिलिटी 3/10, बी की प्रोबेबिलिटी 3/10, तो ये हो गया 9/100। तो इसको आप पॉइंट्स में निकाल सकते हो। तो ये चीज़ हमारे पास इस तरीके से बनेगी। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पे, जो हमने कई क्वेश्चंस हमने ऐसे किए हैं सी वाले कॉम्बिनेशंस वाले कि 3C2 निकालते थे हम उसमें, है ना, 3C2 निकालते थे, जैसे हम 3C2 करते थे, कॉम्बिनेशंस वाले यूज़ करते थे। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे पास क्या होता था, एक से ज़्यादा बॉल हम जब निकालते हैं तो हम कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 by 1 निकाल रहे हैं। जो भी केसेस हैं विद और विदाउट रिप्लेसमेंट में, वो हम 1 by 1 करते हैं। पहले फर्स्ट वाली निकालते हैं, उसको देखते हैं, फिर उसके बाद सेकंड वाला ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब विद और विदाउट वाले केसेस आ जाएं तो कॉम्बिनेशंस की हेल्प से करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप सिंपल करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 4 वाइट कार्ड्स एंड 5 ब्लू कार्ड्स। वी ड्रॉ 2 कार्ड्स फ्रॉम द बैग 1 by 1। अब देखिए यहाँ पे 1 by 1 कर रहे हैं हम। विद और विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस जब भी आपके पास आएंगे तो ध्यान रखना वहाँ पे सिर्फ 1 by 1 ही एक हम बॉल को या किसी भी मार्बल को 1 by 1 ही हम ड्रॉ आउट करते हैं, 1 by 1 ही सिलेक्शन करते हैं। तो वहाँ पे आपको कॉम्बिनेशंस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वहाँ पे चाहे लिखा भी ना आए कि 1 by 1 किया है या नहीं, तो आपको अंडरस्टूड अपने आप होना चाहिए कि वहाँ पे हम 1 by 1 सिलेक्शन मेड कर रहे हैं। ठीक है, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कार्ड्स वाइट। तो हमें बोथ कार्ड्स वाइट दिखाने हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमने एक निकाला उसको साइड में रख दिया, फिर इसमें एक लेस हो गया। ठीक है, जो हमारे पास टोटल केसेस थे उसमें से एक लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले तो इवेंट ए और बी डिस्कस करना है। सो इवेंट ए हमारे पास हो गया द
इवेंट दैट फर्स्ट कार्ड इज़ वाइट, जो हमने फर्स्ट कार्ड उठाया वो वाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इवेंट बी हमने ले लिया, तो जो सेकेंड कार्ड आया है वो भी वाइट है, तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, अब 4 वाइट कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड्स हमारे पास 9 है, तो 4/9 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहाँ पे हमें ए आ चुका है पहले, अब बी की आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब फर्स्ट कार्ड हमारे पास वाइट आ चुका है, अब सेकंड वाइट हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, क्योंकि ए अकर पहले कर चुका है, फिर हमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, बिकॉज द इवेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, सो यहाँ पे बी गिवन ए कितना हो जाएगा, क्योंकि अब एक वाइट कार्ड कम हो चुका है वहाँ से। ठीक है, तो वाइट कार्ड कम हो गया, तो इसका मतलब कितने वाइट कार्ड रह गए हमारे पास, 3, और टोटल सिलेक्शन कितनी हो गई, 8, तो 3/8, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4/9 इंटू 3/8, तो 1/6 बन जाएगा इसको कैंसिल आउट करके। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल देखते हैं हम। सपोज you take out 2 cards from a pack of cards one after the other, ठीक है, without replacing the first card. What is the probability that first card is ace of spade and the second card is a heart? ठीक है, तो ये चीज़ बतानी है हमको। ये कहता है कि एक पैक ऑफ कार्ड्स है, अब उस पैक में कितने कार्ड्स होंगे, 52 कार्ड्स होंगे। अब ये कहता है कि हमने 2 कार्ड्स निकाले 1/1, मतलब एक के बाद एक निकाला, पहले फर्स्ट निकाला विदाउट रिप्लेसिंग, अब उसको रिप्लेस नहीं किया हमने, तो 1 निकाला, फर्स्ट वाला कार्ड निकाला, उसको साइड में रख दिया, फिर जो बचे हुए कार्ड्स हैं उसमें से सेकंड वाला कार्ड निकाला। ठीक है, सो द 2 इवेंट्स हमें देखते ही पता चल रहा है कि विदाउट रिप्लेसिंग वाले केस हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट्स बिकॉज द फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, क्योंकि हमने फर्स्ट कार्ड को रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, सो देयर इज ओनली 1 एस ऑफ स्पेड इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, क्योंकि हमें इवेंट से सिलेक्ट करने हैं। अब ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो, फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्पेड, स्पेड का एस चाहिए हमको, तो वो एक ही कार्ड होगा ऐसा। ठीक है, सो ए इवेंट हमने ले लिया, इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस ऑफ स्पेड। सेकेंड कार्ड हमें हार्ट का चाहिए, तो बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हार्ट। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया, क्योंकि ऐसा एक ही कार्ड होगा जो एस और स्पेड होगा। ठीक है, तो एक ही कार्ड होगा स्पेड का, एस, तो 1/52 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, फेवर के केस के फेवर में कितने हैं, 1 केस, और अपॉन में टोटल कितना, 52। ठीक है, इफ द एस ऑफ स्पेड इज ड्रॉन फर्स्ट देन देयर आर 51 कार्ड्स लेफ्ट इन द डेक ऑफ विच 13 आर हार्ट्स। ठीक है, अब वहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने उस एस को निकाला और साइड में रखा है, तो हमारे पास एक कार्ड कम हो गया, 51 कार्ड्स बचे अब हमारे पास। अब उसमें से हार्ट का कार्ड चाहिए हमें, और हार्ट के होंगे हमारे पास टोटल 13, अब हार्ट का तो कम नहीं हुआ कोई भी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एस निकालना था स्पेड का, स्पेड और हार्ट अलग अलग कलर्स होंगे। ठीक है, तो स्पेड जो है वो क्या करेगा हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास हार्ट को कम नहीं करेगा, हार्ट तो 13 के 13 ही रहेंगे। सो हार्ट्स के अब ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्ट वाला स्पेड वाला कार्ड हमारे पास आ चुका है, फिर हमें हार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कितना हो गया हमारे पास, 13 केसेस बचे थे हमारे पास, अपॉन में 51 कार्ड्स थे, तो 13/51, तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो 1/52 इंटू 13/51, तो 1/204 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान देना कि विदाउट रिप्लेसिंग था। ठीक है, तो हमने उसको रिप्लेस नहीं किया, तो एक कार्ड कम हो जाता है विदाउट रिप्लेसिंग में। एक हम एग्जांपल करते हैं। इन अ क्लिनिक देयर आर 5 पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर एंड 3 पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। 2 पेशेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द पेशेंट्स सिलेक्टेड आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो हमने पेशेंट्स को सिलेक्ट किया है वो दोनों के दोनों डायबिटिक पेशेंट्स हैं। सो हमने ए इवेंट ले लिया कि फर्स्ट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़,
सेकेंड इवेंट बी ले लिया कि सेकेंड पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। अब यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो पहले पेशेंट को जो हमने सेलेक्ट किया उसको साइड में रख दिया, मतलब उसको दोबारा से चेकिंग नहीं करी, उसको उसमें मिक्स नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक केस कम हो जाएगा हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ये डिपेंडेंट केसेस बनेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन ए क्या हो जाएगा 3/8, क्योंकि 3 डायबिटिक पेशेंट्स हैं और टोटल पेशेंट हमारे पास 8 थे, तो 3/8 हो गया। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकलेगा, क्योंकि ए इवेंट फर्स्ट पेशेंट हमारे पास डायबिटिक आ चुका है, उसके बाद हमें सेकंड पेशेंट डायबिटिक चाहिए। फर्स्ट पेशेंट डायबिटिक होने के बाद सेकंड पेशेंट हमें डायबिटिक चाहिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अब डायबिटीज़ वाले एक कम हो गया पेशेंट, 2 पेशेंट बच गए और टोटल केसेस कितने हो गए 7, सो 2/7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो 3/8 इंटू 2/7, सो 3/28 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। सो आई विल बी देयर वेरी सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड राधे राधे।